चैप्टर पे जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1, जो आप लोग अभी तक इसके बारे में जाने हैं, सुने हैं, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं हैं। वो चैप्टर है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीओ भी कहते हैं। यहाँ हम आपको बताने के पहले कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी बता दें, जैसे हम आप लोग को शुरू में ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते आए हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब एक्टिविटी तो हर तरह का होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको लेकर यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कोई भी फर्म कर सकता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सारा ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न है या फिर पार्टनरशिप है या कंपनी है या और कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि उसमें भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें भी खर्चा, इनकम, प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लिएबिलिटी सब कुछ होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों को अकाउंटिंग परफॉर्मेंस करने पड़ते हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके लिए क्या क्या आएगा सो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहें या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहें, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। वो क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पर आता है, कहता है देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशन or organization which are set up for providing useful social services to its member of society and to earning profit, such as school, colleges, hospitals, clubs, religious institution, charitable institution, etc. Such institutions are called non-profit organization. These institutions are going with funds and subscription from its member. कहता है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जिनका उद्देश्य जिनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है यूजफुल सोशल सर्विसेज के लिए, मतलब उपयोगी सामाजिक सेवाओं के लिए उनके सदस्यों को प्रोवाइड किया जाता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, क्लब्स है ना, धार्मिक संस्थाएं हैं, दानार्थ संस्थाएं, ये सब का, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि नॉर्मल एक्टिविटी से समाज के लोगों को, समाज को सेवा प्रदान करना होता है। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन, दीज इंस्टीट्यूशन आर गोइंग विथ फंड्स एंड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर, ये जो संस्थाएं हैं ये चलती कैसे हैं, तो अपने सदस्यों के द्वारा दिए गए चंदे और दान पर चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं इन शॉर्टली, अगर संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन which are formed with the basic purpose of promotion commerce, art and culture, religions, charity or any other useful object। मतलब इन शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो इन संस्थाओं का उद्देश्य, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिनका उद्देश्य होता है प्रचार करना, कॉमर्स को, आर्ट एंड कल्चर को प्रोवाइड करना, धार्मिक जानकारी पहुंचाना, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो समाज को चाहिए, उनके लिए ये संस्थाएं काम करती हैं। दे स्पेंड देयर फंड्स एंड इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्ट। ये संस्थाएं अपने उद्देश्य को ही उत्प्रेरित करने में और उनको पूरा करने में लगाते हैं। इनके पास जो भी पैसा आता है, जो भी फंड हो चाहे इनकम हो, वो इन्हीं में पैसे खर्च करते हैं। कहता है दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं संस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम लोग इसको गिनते हैं। अगला है, इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। सम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एज, जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी दानार्थ संस्थाओं के तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो दान दक्षिणा पर चलते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल और ऑर्फनेज।
हॉस्पिटल मतलब अस्पताल जो दान दक्षिणा पर चलते हैं, ऑर्फनेज जिसको अनाथालय भी कहते हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो दान दक्षिणा पर ही चलते हैं। दूसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ये एजुकेशनल जो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं समाज के लोगों को, है ना, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, इनका उद्देश्य समाज के लोगों को शिक्षित करना और शिक्षित रहने करना ही होता है, रहने देना होता है। कुछ और भी संस्थाएं जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन भी दान दक्षिणा पर चलते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे लाइब्रेरी, पुस्तकालय जिनको कहते हैं, इनमें इनका उद्देश्य होता है कि लोगों को आए और अपने एक जगह पर बैठ के पढ़ें, किसी तरह का बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, सब कुछ इनको प्रोवाइड करते हैं ये। कुछ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, स्पोर्ट्स क्लब, जिम्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, लीगल यूनियन है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इनका उद्देश्य क्या होता है और ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इनके फीचर्स को जानते हैं, इनका क्या महत्व होता है, क्या विशेषता होता है। सबसे पहला कहता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का सबसे पहला उद्देश्य होता है अपने सदस्यों को ये सेवा प्रदान करते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है, ये दूसरा विशेषता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज एरिया इज सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड सो ऑन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। कहता है इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो या फिर दानार्थ हो, ये सब सभी को के लिए करते हैं। इसमें इन संस्थाओं में किसी भी तरह का जाति पाति रंग भेद नीति इसमें मान्य नहीं होता है, ये सबको एक तरीके से समान दृष्टिकोण से मदद करते हैं। कहता है दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के तौर पर ये ऑर्गेनाइज होते हैं, दानार्थ संस्था के तौर पर काम करते हैं। अगला हमारा होता है विशेषता, फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर टोटली रिस्पॉन्सिबल इट्स मेंबर, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। इनके इन संस्थाओं के किसी भी कार्यकलाप के लिए इनके मेंबर्स, चेयरमैन या सेक्रेटरी हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब कोई भी काम होगा तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा उन्हीं के लिए, चाहे सही हो या फिर गलत हो। उसके बाद कहता है द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस आर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लीगेसीज, ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब मतलब चंदा है, दान दक्षिणा है, वसीयत है, कहीं से ग्रांट मिला या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है कहीं से, तो वो सभी मेन सोर्स ऑफ इनकम इस संस्थाओं का कहलाता है। आई कहता है द अकाउंटिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन प्राइमरली बेस्ड ऑन द फंड थ्योरी या बेस। कहता है इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है मेनली फंड थ्योरी यानी फंड बेस के आधार पर ही इनका अकाउंट मेंटेन किया जाता है। मतलब किसी भी काम के लिए पहले फंड तैयार होता है, उसके बाद उससे काम किया जाता है। उसके बाद कहता है द सरप्लस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट द मेंबर। इन संस्थाओं का जो लाभ है या जो आय कहलाता है वो संस्थाओं के लोगों में बांटा नहीं जाता है। इट इज एडेड टू द कैपिटल फंड। ये सिर्फ कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है यानी जोड़ दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग आखिर हम लोग करते किससे हैं, तो सबसे पहला होता है कैश बुक। कैश बुक जिसमें जितना भी कैश ट्रांजेक्शन होता है, पैसा आने का या जाने का, उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद होता है मेंबर रजिस्टर। मेंबर रजिस्टर में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन मेंबर हैं प्रेजेंट में और कौन कौन मेंबर छट गए हैं या हटा दिए गए हैं, और किन किन मेंबर से कितना कितना पैसा प्राप्त होता है हर बार, उसके बारे में यहाँ वर्णन इसमें लिखा रहता है। स्टॉक रजिस्टर किसी चीज का स्टॉक हो, चाहे बुक का हो, लाइब्रेरी में, चाहे मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल हो या पेपर हो या कुछ भी हो, जो भी स्टॉक हो रखा जाएगा या मेंटेन किया जाएगा उसका रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन अलग अलग किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे रजिस्टर हैं जैसे सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर है, फीस रजिस्टर है, डोनर रजिस्टर है, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। उन्हीं के आधार पर हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहला का आता है
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग को क्या क्या करना होता है। कहता है देयर आर फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। सबसे पहला आपका आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट आपको इसमें बनाने होते हैं। जैसा कि ये जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट के ही तरह होता है। फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत, मतलब वो तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग बना रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग तीन चीज बनाएंगे। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। तो इसको हम कैसे करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग ये करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानते हैं। रिसिप्ट्स यानी प्राप्ति, और पेमेंट यानी भुगतान खाता, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में हम लोग यहाँ जान बात करेंगे। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको सिंपल तौर पर बता दें कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक के तरह है। कैश बुक कैश नेचर, कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट नेचर, जिसमें हम लोग रियल अकाउंट के बारे में 11th में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था रियल अकाउंट नेचर होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी आएगा वो डेबिट में जाएगा, जो भी लिखाएगा, और जो भी जाएगा यानी आउटफ्लो होगा वो लिखाएगा राइट साइड यानी क्रेडिट साइड में। तो यानी कैश अकाउंट के ही तरह जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, तो कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिसिप्ट होगा वो डेबिट साइड में लिखाएगा, और पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है receipts and payment account is a summary of cash receipts and cash payment extracted from the cash book for particular। मतलब receipts and payment account just like समरी है, जिसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को हम लोग दिखाते हैं कैश बुक के ही तरह। कहता है ऑल कैश रिसिप्ट्स and cash payment during the period, whether on account of capital or revenue nature, are included in this account। मतलब कोई भी रिसिप्ट हो या कोई भी पेमेंट हो इस अकाउंट में जाएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रियल नेचर का हो। इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। इसका नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट, जिसमें हम लोग लिखते हैं रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स कि all receipts are recorded on the debit side and all the payments are recorded on the credit side। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स का कहना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन द समरी ऑफ कैश बुक। मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के समरी से ज्यादा कुछ नहीं है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स ओवर अ सर्टेन पीरियड एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड अंडर द टेबल हेडिंग। और इसमें कैश और बैंक ट्रांजेक्शन चाहे कोई भी हो उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं सुटेबल हेडिंग के तौर पर। कहता है इट इज द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स most commonly adopted by the treasurer of society, clubs, association, etc. when preparing the result of the year working। मतलब साल के दरमियान अगर किसी भी तरह का वर्किंग हो, परफॉर्मेंस हो, चाहे पैसा आना हो चाहे पैसा जाना हो, उसको हम लोग यहाँ पर यूजफुल करते हैं जनरली इसी के तौर पर, चाहे वो सोसाइटी हो या क्लब हो, एसोसिएशन हो, किसी भी तौर पर हो, इसको अकाउंट को मेंटेन करते हैं हम लोग। आते हैं इसका विशेषता क्या कहता है, मेन फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग देखते हैं। कहता है सबसे पहला इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक इन विच रिकॉर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह समरी है, जिसमें जितना भी पैसा प्राप्त होता है और जितना भी पैसा पेमेंट करते हैं उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। कहता है इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ये क्या है, कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन का समरी है। कहता है इट कंटेन्स ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें जितना भी चाहे प्राप्त जितना भी प्राप्ति हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर भी हो उसको भी हम इसके अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। कहता है आगे इट इज अ रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, यानी वास्तविक खाता के तौर पर ये काम करता है। यानी बिकॉज इट डील्स विथ रिसिप्ट्स ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश, क्योंकि ये
जनरली साधारण तौर पर अगर कहा जाए तो नकद से ही लेन देन करता है, यानी जितना ही पैसा आता है जितना ही पैसा जाता है उस चीज को ये मेंटेन करता है। आगे कहता है नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड इन कैश और थ्रू बैंक। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कहा गया है कि कैश से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या बैंक, कोई भी हो, आपने नकद में ही पेमेंट किया है या लिया है तो उसको हम लोग इसमें भेद नहीं करते हैं। इट डज नॉट रिकॉर्ड नन कैश आइटम लाइक डिप्रिसिएशन। इसमें नन कैश एक्सपेंस या नन कैश इनकम को इंक्लूड नहीं करता है। जैसे डिप्रिसिएशन है जो कैश में पेमेंट नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग इसमें डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल तौर पर कहा जाए all types of receipts are recorded on the debit side and all payments are recorded in the credit side of receipts and payment account। यानी सीधा सीधा सा अर्थ में मैं कहूं आपको कि जितने भी तरह के प्राप्ति हो, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर को का हो, उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी पेमेंट हो, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, इसमें हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे राइट साइड में। क्लियर है? अब मैं आपको इसका दोष बता दूं, इसमें लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या क्या है। सबसे पहला, इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसमें अकाउंटिंग पीरियड में क्या खर्च हुआ है एग्जैक्ट या क्या इनकम हुआ है ये नहीं बताता है। कहता है इट ओनली रिवील्स द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इन कैश। केवल इसमें नकद में कितना खर्च हुआ है या कितना इनकम हुआ है बस वो बताता है। कहता है इट डज नॉट हेल्प in judging the financial position of the organization as it shows कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ओनली। कहता है इसमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जज नहीं किया जाता है, केवल इसमें कैश या बैंक ट्रांजेक्शन कितना हुआ है बस उसी को शो किया जाता है। डज नॉट शो अदर एसेट्स एंड लिएबिलिटी। इसमें अदर एसेट्स और लिएबिलिटी को हम लोग शो नहीं करते हैं। क्लियर है? इट डज नॉट शो सरप्लस और डिफिसिट। इसमें सरप्लस या डिफिसिट यानी या कितना वृद्धि हुआ या कितना हानि हुआ इस चीज को ये नहीं बताता है। इट डज नॉट प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस। ये एक्रूअल बेस के आधार पर तैयार नहीं किया जाता बल्कि ये कैश बेसिस के आधार पर ही तैयार किया जाता है। मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना आएगा या कितना जाएगा उस पर ये डिफाइन नहीं करता है। अब ये आपके पास फॉर्मेट दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। मैं आपको बता दूं इसमें रिसिप्ट होता है, अमाउंट होता है, पेमेंट होता है, अमाउंट होता है। इसमें आपको बता दूं ये रिसिप्ट साइड है डेबिट और ये है क्रेडिट। जितना भी रिसिप्ट होगा चाहे वो किसी भी ईयर का हो इसमें रिकॉर्ड होगा और जितना ही पेमेंट होगा इधर जाएगा। स्टार्ट होता है टू बैलेंस बीडी से जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन रहता है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करेंट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, इसलिए पी वाई सी वाई एन वाई है। प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर है। जनरल एक्सपेंस नहीं होगा बल्कि जनरल रिसिप्ट होगा, जनरल डोनेशन होगा। स्पेसिफिक डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, लाइफ मेंबरशिप फी है, लॉकर रेंट है, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर है, बिजनेस इनकम होता है, सेल ऑफ स्क्रैप है उससे भी बिजनेस इनकम होता है, डिविडेंड है, लिगेसीज है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये सब रिसिप्ट के आइटम है। अब पेमेंट कहाँ कहाँ हम करते हैं उसको हम बता दें। सैलरी या वेजेज पे, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस पे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे, एडवर्टीजमेंट पे, न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी पे, ऑडिट फी, म्युनिसिपल टैक्स, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ बुक्स एटसेट्रा, ये सब हमारा पेमेंट का आइटम है। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये हमारा लास्ट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। आज है मंडे 31 मई 2021। सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अगर मैं आपको बता दूं,
और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। तो मैं ये तीनों को एक एक करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं। हम्म। हम्म। नहीं, कैश। जो भी ईयर रहेगा सो इधर लिखेंगे। ये रहा इधर हो गया आपका रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ये हम आपको दिखा दें, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। तो रिसिप्ट में जो है सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, receipts and payment account is just like cash book in which all types of receipts are recorded on the debit side and all types of payment are recorded on the credit side. Either it is revenue nature or capital nature. All types are recorded on the debit side and all types of payment are recorded on the credit side. Either it is related or of previous year or current year or next year. Any amount which is received recorded on the debit side and any payment are recorded on the credit side. Clear है? तो कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, इधर लिखाएगा। फिर इसमें लिखेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करेंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, सब जोड़ के हम क्या करेंगे बाहर। और भी चीज दिया हुआ है, जैसे जनरल डोनेशन हो या फिर स्पेसिफिक डोनेशन हो, इसमें लिखेंगे। फिर एंट्रेंस फी है, वो लिखाएगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी है, मतलब कोई भी हो, किसी फॉर्म में आप इंटर कर रहे हैं या लाइफ मेंबरशिप लाइफ मेंबर बन रहे हैं, तो उसमें आप रिसिप्ट देते हैं ना, पेमेंट करते हैं ना कि हाँ ये मेरा सदस्यता शुल्क हुआ। तो लाइफ टाइम के लिए अगर बने तो वो भी इनकम हुआ, लेकिन रिसिप्ट हुआ तो उसको उसमें लिखेंगे। उसके बाद है लॉकर रेंट है। उसके बाद हो जाता है जैसे सेल ऑफ स्क्रैप है, सेल ऑफ एसेट्स हो जाता है, या डिविडेंट हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद हमारा पेमेंट में आ जाता है जैसे सैलरी एंड वेजेज है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, एडवर्टीजमेंट है, बाई न्यूज़पेपर है, या स्टेशनरी है। उसके बाद हो गया ऑडिट फी है, म्यूनिसिपल टैक्स है,
परचेज ऑफ एसेट्स है, परचेज ऑफ बुक है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यही हमारा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना पड़ सकता है। क्लियर है? ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, चाहे जो भी हो, बुक में आप देख लेंगे। और भी सारे एग्जाम्पल हैं। नॉर्मली आपको ये याद रहना चाहिए कि इनसे रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, वो आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। रिसिप्ट इधर लिखाएगा, पेमेंट इधर लिखाएगा। क्लियर है? हम्म। जैसे लाइब्रेरी में तुम कहीं नाम अपना लिखवाएगी, उसके सदस्य बनोगी, तो उसमें तुम सदस्यता शुल्क दोगी ना, एंट्री करोगी तो उसमें नाम लिखा, उसमें इनकम हुआ कि नहीं उसको। जैसे मेरे इंस्टीट्यूशन में अगर तुमने नाम लिखाया तो एडमिशन फी होता है, फीस होता है, तो जो 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 मिला वो सब मेरे लिए इनकम होगा, रिसिप्ट होगा, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है? तो जितना भी रिसिप्ट होगा इधर लिखेंगे, जितना भी पेमेंट होगा इधर लिखेंगे। आप लोग अगर होगा तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 1A देख सकते हैं आप लोग सब कोई। देखिए, जिसमें दिया हुआ है रोटरी क्लब हैज केप्ट इट्स अकाउंट ऑन कैश बेसिस एंड फिगर ऑन द फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर। इसमें कहता है इंट्रेंस फी रिसीव्ड, इंट्रेंस फी रिसीव्ड, रिसीव्ड किया इंट्रेंस फी तो वो 5,000 रुपया इनकम हुआ, रिसिप्ट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 39,600, वो भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट में जाएगा। मिस्टर एक्स फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,200 रुपया, वो भी रिसिप्ट में जाएगा। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 54,500, वो पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट में जाएगा। ये एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर है। एक्सपेंसेस अनपेड का मतलब क्या है? हमने पे किया नहीं है, अभी पे करना बाकी है, इसलिए अभी ये जाएगा। एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर नहीं पे किया गया है, इसलिए ये नहीं जाएगा। उसके बाद सरप्लस ऑन बार अकाउंट, सरप्लस है तो रिसिप्ट में हो गया, इनकम होगा। सेक्रेटरी ऑनरेरियम जी, नहीं सर, कैसे? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होता तो पेमेंट होता है, रिसिप्ट तो हो नहीं सकता है। मतलब खर्चा हुआ तो हुआ, ना हुआ तो इनकम में डाल देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो लिखा हुआ है एक्सपेंस पेड है। एक्सपेंस पेड का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस हमने पेड किया, और एक्सपेंस अनपेड है मतलब पेमेंट किए ही नहीं। एक्सपेंस तो है, खर्चा तो है, लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं। तो पेमेंट नहीं किए तो पेमेंट में नहीं लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि रिसिप्ट में लिख दीजिएगा, उसको लिखेंगे ही नहीं कहीं। उसके बाद है सरप्लस ऑन बार अकाउंट, तो रिसिप्ट हो गया, इनकम में चला जाएगा। सेक्रेटरी ऑनरेरियम खर्चा है, खर्च में जाएगा। कैश इन हैंड ओपनिंग दिया हुआ है, सबसे पहला कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो सबसे पहले ओपनिंग में लिखा जाएगा। लॉकर रेंट रिसीव्ड है तो रिसीव्ड में लिखाएगा। इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट पेड किए हमने तो उसको पेमेंट में लिखेंगे। क्लियर है? तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग तो फॉर्मेट खींच लेंगे। कब का डेट है वो नहीं पता है, इसमें याद रखिएगा फॉर द ईयर लिखाता है।
देखिए इधर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD जो कैश इन हैंड है। सबसे पहला आपका दिया हुआ है कैश इन हैंड 4700, 4700 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपका दिया हुआ है, ऊपर से आप जैसे जैसे दिया हुआ लिखते जाइए। एंट्रेंस फी रिसीव्ड, तो एंट्रेंस फी लिखेंगे एंट्रेंस फी आपका हो गया 5000 रुपया, वो हमने यहाँ दिखाया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टू सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है आपका 39,600, 39,600। उसके बाद दिया हुआ है मिस्टर एक्स फी रिसीव्ड, मिस्टर एक्स फीस रिसीव्ड, मिस्टर एक्स फी रिसीव्ड कितना हुआ 1200 रुपया, 1200 लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो एक्सपेंसेस पेड लिखेंगे तो लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड में दिया हुआ है आपका क्या 54,500 रुपया, 54,500 इधर लिख दिए। उसके बाद दिया हुआ सरप्लस, उसके बाद दिया हुआ एक्सपेंसेस अनपेड ड्यूरिंग द ईयर, तो एक्सपेंस तो पेड किए ही नहीं है, तो पेड नहीं किए तो उसको नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे सरप्लस ऑन बार अकाउंट, तो ये आपका रिसिप्ट होता है सरप्लस ऑन बार अकाउंट। बार से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो 15,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ऑनरेरियम वो हो गया आपका 3,000 रुपया। उसके बाद दिया हुआ है लॉकर रेंट रिसीव्ड, सचिव मानदेय है, इसके बारे में आपको डिटेल बता देंगे, रुक जाइएगा। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट हो गया आपका 1,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद दिया इन्वेस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर 2,200 रुपया। अब इसको टोटल करिए, टोटल करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इधर ज़्यादा है इधर ज़्यादा, यहाँ देख सकते हैं 54,357 2 59,700, और इधर है आपका 4 5 9 39 48 48 49 49 15 46 49 15 64 65,000 के करीब में है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 7 6 13 2 15 का 5 हाथ में 1 10 49 50 50 और 16 66,500, 66,500। 66,500 में से हम इधर घटाएंगे तो इधर आएगा हमारा बाय बैलेंस CD, ये भी हो जाएगा कैश इन हैंड, जैसा कि यहाँ था कैश इन हैंड। तो आइए हम लोग यहाँ कैश इन हैंड निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर वो कितना आ जाएगा 0 0 5 2 7 7 और 8 15 हाथ में 1 55 3 58 58 और 3
58 और 2 60, 60 और 6 66, 6800 आपका बैलेंसिंग सीडी है ना। क्लियर है।